नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून सीएम धामी की कैबिनेट बैठक जारी है। आपदा प्रबंधन पर बड़े फैसलों की संभावना, महिला शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर रहेगा फोकस। कृषि और औद्योगिक विकास के प्रस्तावों पर होगी चर्चा। कई अहम नीतिगत फैसलों पर लग सकती है कैबिनेट की मुहर। यह बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी की बैठक जारी है, कैबिनेट मीटिंग चल रही है। कृषि और औद्योगिक विकास के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लग सकती है। यह बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी की कैबिनेट मीटिंग जारी है। तो यह आपदा प्रबंधन पर बड़े फैसलों की संभावना जताई जा रही है, जहां महिला शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। यह बड़ी खबर, कृषि और औद्योगिक विकास के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं, देहरादून के कई अहम नीतिगत फैसलों पर लग सकती है कैबिनेट की मुहर। अगली खबर, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली समेत कई जिलों में भारी बारिश, बढ़ते जलस्तर और भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए स्थिति के अनुसार चारधाम यात्रा को बीच बीच में रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा है और प्रशासन हर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर भी सभी आवश्यक सुरक्षा और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अगली खबर, उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब नदियों के जलस्तर पर साफ दिखाई देने लगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे नदी किनारे जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अगली खबर है, हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी बहने लगा, वहीं नालियां बंद होने से जलभराव की स्थिति बन गई। घने कोहरे के कारण दृश्यता भी कम हो गई। बारिश के चलते पर्यटक होटलों और दुकानों में रुकने को मजबूर हैं, जबकि नाव चालक, घोड़ा चालक और टैक्सी संचालक काम प्रभावित होने से परेशान हैं। अगली खबर है, सरोवर नगरी नैनीताल में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव से परेशानी हो रही। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटक होटलों और दुकानों में रुकने को मजबूर हैं, जबकि स्थानीय व्यापारी भी मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर है, उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं के बीच विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया। पार्टी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि करीब 17 से 18 महत्वपूर्ण सीटों और पहले हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कलियर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, चुनावी तैयारियों को धार देना है। कोर कमेटी की बैठक में जो बात आप करें, बिल्कुल सही बात है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगभग 17-18 सीटों में विशेषकर जिम्मेदारी दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी को कलियर और माननीय मुख्यमंत्री जी को खटीमा, और इसी तरीके से बद्रीनाथ की विधानसभा है या हमारी जो हारी हुई विधानसभाएं 23 विधानसभाएं, उन सब में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और वहाँ पर सारे वरिष्ठ नेता बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और वहाँ के लिए अलग से रणनीति भी बनाई जाएगी और ये प्रयास किया जाएगा कि आने वाले 2027 में पार्टी वहाँ पर जीत का परचम लहराएगी। अगली खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने
के नेतृत्व में घोषित नई टीम में वरिष्ठ नेताओं, वर्तमान विधायकों और पूर्व विधायकों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 41 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं को जगह मिली। इसके अलावा 24 प्रदेश उपाध्यक्ष, 36 प्रदेश महामंत्री और 107 प्रदेश महासचिव भी नियुक्त किए गए हैं। चुनावी रणनीति को धार देने के लिए मैनिफेस्टो, अनुशासन, SIR और चार्जशीट जैसी महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया। कांग्रेस का दावा है कि नई टीम संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को नई गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। आठ तारीख को माननीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन के दौरे पर कुमाऊं आ रहे हैं। 8 तारीख को वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और तदुपरांत उस रैली के बाद शाम को वो विभिन्न नेतागणों से बातचीत करेंगे। अगले दिन भी उनकी बैठकों का दौर है और 9 तारीख को दोपहर बाद यहाँ से विदा होंगे दिल्ली के लिए। अगली खबर है, उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अनुसार खड़गे हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद पार्टी नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। 8 तारीख को माननीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन के दौरे पर कुमाऊं आ रहे हैं। 8 तारीख को वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और तदुपरांत उस रैली के बाद शाम को वो विभिन्न नेतागणों से बातचीत करेंगे। अगले दिन भी उनकी बैठकों का दौर है और 9 तारीख को दोपहर बाद यहाँ से विदा होंगे दिल्ली के लिए। तो कुछ सोशल मीडिया पर आपके चेहरे से एक अगली खबर, उत्तराखंड में रेंटल बाइक और स्कूटर संचालकों की मनमानी पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून और मसूरी में नियमों के उल्लंघन, अवैध पार्किंग और बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालन पर विभाग ने चालान और सीज की कार्रवाई की है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने साफ कहा है कि व्यावसायिक वाहनों के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करीब 75 वाहनों को चिन्हित कर उनके लाइसेंस निलंबन की संस्तुति भेजी गई है। विभाग का कहना है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ये देखा भी है और कई शिकायतें भी इस आशय की हमें कार्यालय में प्राप्त हो रही थी कि जो रेंट बाइक के लाइसेंस धारक हैं उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता ये था कि जो पार्किंग की डेजिग्नेटेड जगह है जहां उन्हें गाड़ी को खड़ा करना चाहिए वहां पे ना करके रोड के किनारे पे खड़े कर देना, नो पार्किंग जोन में खड़े कर देना, जिससे कि जो ट्रैफिक है वो बाधित होता है। और विशेषकर ये टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर कि पार्किंग स्पेस कम है मसूरी में ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी। इसके साथ ही जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनके परमिट हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा कंप्लीट ना रखना, टैक्स समय से जमा नहीं कराना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना लेना, ये एक दूसरा कारण है। और साथ ही कॉमर्शियल बाइक के साथ साथ, स्कूटी के साथ साथ प्राइवेट को भी उसके साथ चला देना, उसको भी रेंट पर दे देना। तो इन 3 बिंदुओं को लेकर हमारी टीम कार्रवाई कर रही थी और पहले कुछ जगहों पर ये अभियान जो है वो देहरादून में। अगली खबर है, देहरादून में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में होने वाली इस लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से मामलों का त्वरित निस्तारण करना। सचिव सीमा डुंगरा कोटी ने बताया कि इस दौरान कंपाउंडेबल यातायात चालानों के साथ चेक बाउंस, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम, श्रम, बिजली, पानी और पारिवारिक मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। हालांकि ड्रिंक एंड ड्राइव और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने से जुड़े चालान उसमें शामिल नहीं होंगे। पक्षकारों से समय रहते आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के दिशा निर्देशन पर आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये साल की 3री राष्ट्रीय लोक अदालत है। लोक अदालत में उन सभी वादों का निस्तारण किया जाता है जो कि आपस में समझौता
करके जो शमनी प्रकृति के होते हैं और जो आपस में समझौता करके पक्षकार अपनी शर्तों पर जिन्हें डिसाइड करवा सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें सिविल के मामले हैं, चेक बाउंस के मामले हैं, पारिवारिक कोई विवाद हैं, वैवाहिक विवाद हैं और मोटर दुर्घटना के वाद हैं, राजस्व के वाद हैं, बिजली और पानी के से संबंधित जो भी विवाद हैं, इस तरह के बहुत सारे मामले जो है वो राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराए जा सकते हैं। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम के अनुसार अब तक करीब 24 लाख नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 20 लाख यानी 83% मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं। अधिकांश मामलों में केवल नाम, माता पिता के नाम या आयु संबंधी लिपि त्रुटियां सामने आई हैं। 14 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से जुड़े दावे और आपत्तियां लगातार मिल रही हैं। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवेदनों को अगले दिन आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जा रहा है और राजनीतिक दलों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही है। अभी तक लगभग 24 लाख नोटिसेस हमने जनरेट किया है एंड देन 24 लाख नोटिसेस जनरेट किया है एंड देन नोटिस डिलीवर हो गया है। 20 लाख नोटिस डिलीवर हो गया है, अराउंड 83%। अभी अराउंड 16% नोटिसेस देने के लिए अभी हमारे पास अभी बचे हैं। उम्मीद है कि हम कर देंगे विद इन दिस 24 लाख। मैं ये कहना चाहूंगा 90% अब विसंगति है। नेम के एनोमली, खुद का नेम के एनोमली 2025 की वोटर लिस्ट में, 2003 की वोटर लिस्ट में, और पेरेंट्स के नाम के एनोमली, फादर और चिल्ड्रन के बीच में एज गैप 15 ईयर्स से कम एज है और भाई बहनों के बीच में 9 महीने की एज गैप है। सो इस टाइप की एनोमली से वो लगभग इसमें मैक्सिमम 90% वही है। अगली खबर है देहरादून के मालदेवता, सौडा, सरौली और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से जारी है। जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर क्षतिग्रस्त सड़कों, सुरक्षा दीवारों, नदी तटों के संरक्षण का काम करा रहा है ताकि लोगों का आवागमन सुरक्षित और सुचारू हो सके। भारी बारिश से रायपुर विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें और सुरक्षा संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के स्थलीय निरीक्षण के बाद संबंधित विभागों को तत्काल पुनर्स्थापन के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन के अनुसार अधिकांश सड़क और सुरक्षा कार्य पूरे हो चुके। मालदेवता में लोक निर्माण विभाग ने क्षतिग्रस्त स्थलों का पुनर्निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि सिंचाई विभाग ने कलिंगा नहर को भी बहाल कर दिया है। मानसून के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी जारी रहेगी। जिस दिन बारिश हुई थी उसी दिन ही और माननीय विधायक के साथ जिलाधिकारी महोदय और पूरी टीम हम लोग सभी वहां गए थे और फौरन जो है पीएमजीएसवाई और जिस भी विभाग का वहाँ ये रोड थी कार्य था, उन्होंने पुस्ता लगाने और जो भी सिक्योरिटी वाल ये कर दिया। वो काम लगभग पूरा है और रोड जो है वो गोथरो है, रोड चल रही है। इसके अतिरिक्त और भी मालदेवता के क्षेत्र में जो भी क्षति हुई थी उसमें भी पीडब्ल्यूडी ने अपना काम पूरा कर लिया है। साथ में कलिंगा में कुछ इरिगेशन के नहर का इशू था जो कई जगहों पे पानी की सप्लाई करते हैं, उसमें इरिगेशन विभाग ने अपना काम कर लिया है और वहाँ पे जो सप्लाई हो सुचारू है। अगली खबर उत्तराखंड में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच अब मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने का दौर तेज हो गया। प्रदेश भर की विधानसभा क्षेत्रों से लगातार आपत्तियां सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पहले ही दिन 1271 ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज होने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर वोटरों को भ्रमित करने और एक विशेष समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले को उठाया है। वहीं उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने स्पष्ट किया है कि सभी आपत्तियों की नियमानुसार जांच होगी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपत्ति लगाने का पहला दिन था तो जसपुर में 1271 व्यक्तियों पर ऑनलाइन आपत्ति लगा दी और आपत्ति लगाने वालों का केवल नाम है, ना उनका एड्रेस है, ना उनका वोटर नंबर है, ना कुछ है। और जिन पर आपत्ति लगाई जा रही है वो ज्यादातर 99% मुस्लिम वोटरों पर है और आपत्ति लगाने वाले ज्यादातर हिंदू वोटर। मेरा कहना है कि एक ये भाग संख्या 38 546 उसका वोटर नंबर है, रेशमा उनका नाम है और वो यहाँ पे जसपुर में बीएलए है
उनके नाम पे भी आपत्ति लगा दी। जो खुद BLA है उसके नाम पे भी आपत्ति है। का कार्रवाई संपादित की जा रही है। SIR की कार्रवाई के साथ साथ 10 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में दावे आपत्ति लेने का एक निर्धारित अवधि है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपने दावे आपत्तियां दी जा रही हैं। इसमें यह अवगत कराना होगा जितने भी दावे आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं सभी की विधिवत स्क्रूटनी की जा रही है। यदि कोई बल्क में दे रहा है तो उसकी भी स्क्रूटनी की जा रही है और इसके साथ साथ हर दावे आपत्ति में विधिवत जांच कराई जाएगी। अगली खबर, उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नामों में गड़बड़ियों को लेकर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। नैनीताल के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विवेक रॉय ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम में किसी भी प्रकार की विसंगति पाई गई है उन्हें नियमानुसार नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। विपक्ष के नेता नैनीताल विधायक और हल्द्वानी के ERO तक को नोटिस जारी किए गए। ADM के अनुसार सॉफ्टवेयर की मदद से गड़बड़ियों की पहचान की गई है और सभी संबंधित लोगों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। यदि कोई पहली सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे दूसरा मौका भी मिलेगा। कोई भी व्यक्ति है अगर उसके नाम में विसंगति है तो नोटिस गई है। आपके पेपर्स के माध्यम से, हमारे EROs के माध्यम से हमें पता चला है कि हमारी माननीय विधायक नैनीताल को भी नोटिस गई है। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं उनको भी नोटिस गई है। हमारे जो ERO हैं हल्द्वानी के नगर मजिस्ट्रेट उनको भी नोटिस गई है। बहुत सारे लोगों को नोटिस गई है। नोटिस जो है ये विभेद करके नहीं गई है कि ये बड़े पद पे बैठे हैं तो इनको नहीं जाएगी और ये जो है सामान्य नागरिक है तो इनको जाएंगी। अगली खबर है, उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग के SIR अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को सक्रिय कर दिया है। मतदाताओं को आ रही समस्याओं और दस्तावेजों की जरूरत को देखते हुए पार्टी ने सभी जिलों और महानगरों में 10 सदस्यीय निगरानी समितियां गठित करने के निर्देश दिए। ये समितियां कंट्रोल रूम की तरह काम करेंगी और मतदाताओं की मदद करेंगी। कांग्रेस ने अभियान की निगरानी के लिए वॉर रूम मॉडल अपनाने का फैसला किया। कंट्रोल रूम की कल हमने घोषणा कर दी है और कंट्रोल रूम में विधिवत कार्य भी शुरू कर दिया है। कंट्रोल रूम के जो सदस्य हैं सभी को हमने जो है पूरी जानकारी मुहैया करा दी है और सभी लोग को जिले तय कर दिए गए हैं। अलग अलग जिलों से जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो भी सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा टिपिकल मामला ये बन गया है। SIR का जो द्वितीय चरण का कार्यक्रम है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में जो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए लोग तहसीलों के और राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।